आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको वापस मैं फोल्ड अनफोल्ड करूंगा तो हम देख सकते हैं ये पूरे तरीके से एक बॉक्स का शेप फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें किसी भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सरफेस एरिया हम दो तरीके से वहां पर स्टडी करते हैं। अगेन बच्चों, यहां पर फिर से आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं और जो लेंथ ऑफ डायगोनल है तो ये लेंथ हमारे पास इसकी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारा बॉटम वाला सरफेस हो गया और ये हमारा एक रेक्टेंगुलर सरफेस निकल करके आता है। अगर हम उसकी आउटर जो बाउंड्री है, जो कर्व वाला पोर्शन है सिलेंडर का, उसको जब हम ओपन कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है बच्चों? एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इस सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको एक क्लोज फिगर के फॉर्म पर कंसीडर कर रहे हैं और यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं इसको स्पिन करता हूं तो हम देख सकते हैं कि हमने इसकी हाइट क्या किया बच्चों? फिक्स रखा और उसके बाद रेडियस के रिस्पेक्ट में जब मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों? रिवॉल्व कर रहा हूं, तो व्हाट वी कैन सी कि ये इस तरीके से एक कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? यहां तो प्रेस कर दिया। व्हाट वी कैन सी ये इस तरीके से एक हमारे पास सेक्टर फॉर्म कर लेता है, यानी हमारे स्फीयर को बच्चों पूरे तरीके से ओवरलैप कर पा रहे हैं। क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों? यहां पर मैं फिर से ओपन करके दिखा दूंगा और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूं तो दैट वी कैन सी ये हमारे स्फीयर को पूरे तरीके से इस तरह से कवर कर पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस के अबाउट में जब मैं इसको रिवॉल्व करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से डबल कोन का फॉर्मेशन दिखा रहा है बच्चों। ये पूरे तरीके से 360 डिग्री पूरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही बच्चों मैंने इन कोन को इसमें खाली किया तो देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे कोन इस पूरे स्फीयर को कंप्लीटली फिल कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं बच्चों? इस पूरे स्फीयर को कंप्लीटली फिल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस हेमिस्फीयर को इसके ऊपर ज्वाइन कर दूं तो हम देख सकते हैं बच्चों ये। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लर्निंग्स। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। हम आ चुके हैं बच्चों क्लास 10th की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। अगर आप अपने घर के किचन की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, सॉलिड फिगर्स मिलेंगे या ऐसे वेसल्स मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की फॉर्म पर है। जैसे कि कुछ वेसल्स मैं यहां पर लेकर के आया हूं, आप इस बॉटल को बच्चों देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉटल आपका एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉटल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये हमारे पास बॉटल का सिलेंड्रिकल शेप है जिसका बॉटम एक सर्कुलर पोर्शन है और टॉप इसका सर्कुलर पोर्शन है। इसी तरह बच्चों अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये एक वेसल है जो कि एक हेमिस्फेरिकल शेप का, किस शेप का बच्चों? हेमिस्फेरिकल शेप का। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस बॉटल को ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली घरों सबके घरों में ऑयल की ये बॉटल कभी ना कभी आपने देखी होगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो शेप है बच्चों वो आधा पोर्शन यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन अगर इसके टॉप के हिस्से की बात करूं, ऊपर के हिस्से की बात करूं तो ये कोनिकल शेप में है। ठीक है, इसी तरह बच्चों क्लास 10th में हम डील करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड और उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉलिड। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास में एक ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। अगर इस क्यूबॉइडल बॉक्स के ऊपर मैंने एक इस तरीके से एक हेमिस्फीयर को माउंट कर दिया तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हमको दिखने लग जाएगा। क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बच्चों हम क्लास 10th में आपका डील करते हैं। ठीक है बच्चों, और इनके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिसको हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड हम अपने डे टू डे लाइफ में बॉक्स वगैरह हम देखते हैं, कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो बॉक्स में पैक करके आता है। वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स आपका क्यूबॉइड है। जो आपका रूम है वो कैसा शेप का है? क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप अपने रूम को भी देखोगे तो आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे कि हमारा जो रूम है वो टोटल 6 सरफेस से मिलकर के बना है, जिसमें 4 वॉल्स हैं और एक हमारा बॉटम जो कि फ्लोर है और एक हमारी रूफ। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं यानी कि ये भी बॉक्स हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये भी टोटल 6 सरफेस से मिलकर के बना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 6 सरफेस कैसे सरफेस है बच्चों? ये हमारे रेक्टेंगुलर सरफेस है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब मैं इसको फोल्ड करता हूं तो हम देख सकते हैं कि ये बॉक्स का शेप फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये इस तरीके से हमारे पास ये पूरी तरीके से बॉक्स फॉर्म कर ले रहा है और इसको मैं थोड़ा सा आपको रोटेट करके भी दिखा दूंगा तो आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको वापस मैं फोल्ड अनफोल्ड करूंगा तो हम देख सकते हैं ये पूरे तरीके से एक बॉक्स का शेप फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें किसी भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सरफेस एरिया हम दो तरीके से वहां पर स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स के 4 वॉल्स के एरिया, जो 4 वॉल्स का एरिया है उनका जो सम होगा उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों अगर हम देखें 4 वॉल्स का फॉर्मेशन अगर हम देखें बच्चों तो लेट्स सपोज ये हमारे पास में लेंथ है। ठीक है, लेट्स सपोज बच्चों ये हमारे पास में लेंथ है और ये हमारे पास में ब्रेड्थ है। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको अगर मैं बॉक्स की हाइट बोलूं, इसको मैं हाइट बोलूं तो 4 वॉल्स कैसे बन रही है बच्चों? अगर आप ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो 4 वॉल्स बन रही है, एक तो लेंथ और हाइट के प्रोडक्ट से और ब्रेड्थ और हाइट के प्रोडक्ट से। तो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं 4 वॉल्स हमारे पास, एक वॉल ये हो गई आपकी। ठीक है, 4 वॉल्स में एक वॉल हमारे पास ये हो गई, दूसरी वॉल ये हो जाएगी जब ये फोल्ड होगी, थर्ड वॉल हमारे पास ये वाली हो जाएगी जब ये इधर से फोल्ड होगी और फोर्थ वॉल हमारे पास ये हो जाएगी।
तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया यहां पर बनेगा, ये जो एरिया बच्चों फॉर्म करेगा, ये एरिया होगा L इंटू में H के बराबर। सिमिलरली ये वाला जो एरिया फॉर्म करेगा, ये एरिया भी आपके पास L इंटू में H के बराबर हो जाएगा। वहीं पर बच्चों जब मैं इस एरिया की बात करूंगा, इस सरफेस के एरिया की, ये हो जाएगा B इंटू में H के बराबर, और जब मैं इस सरफेस के एरिया की बात करूंगा तो ये भी हो जाएगा B इंटू में H के बराबर। एक बार आप वापस से यहां पर ध्यान से देखिएगा, L इंटू H यानी कि 2 टाइम्स LH इसको मैं बोल सकता हूं, B इंटू H यानी कि 2 टाइम्स BH मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको वापस से फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं बच्चों ये इस तरीके से हमारे पास बॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहां पर ले आते हैं, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो ये हमारे पास बॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखिएगा 2 टाइम्स LH है और 2 टाइम्स BH है, और दोनों का सम करेंगे तो हमको लेटरल सरफेस एरिया आएगा, यानी कि 4 वॉल्स का एरिया। तो 2 टाइम्स L इंटू H प्लस B इंटू H लिख सकता हूं, और यहां से H को कॉमन निकाल करके 2 इंटू H ब्रैकेट में L प्लस B हम लिख सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया बोलो, या फिर इसी चीज को, ये जो लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम बोल रहे हैं, इसी को हम एरिया ऑफ 4 बॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ 4 बॉल्स, तो ये हमारे पास 2 इंटू में H ब्रैकेट में L प्लस B के बराबर होता है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में। तो सेम इसी बॉक्स को अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूं, अब आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी बॉक्स में हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है तो हम जो बॉटम है यानी कि जो फ्लोर है उसके एरिया को काउंट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, और अगर आप छत को देखेंगे यानी कि रूफ को देखेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। इस तरीके से बच्चों अगर मुझे यहां पर टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहां पर आपका 2 टाइम्स LB प्लस BH और प्लस में आपके पास LH। यहां पर बच्चों 2 टाइम्स LB मैंने और ऐड कर दिया, एक तो बॉटम का एरिया और एक तो टॉप का एरिया। LH और BH जो कि 4 वॉल्स का एरिया वो ऑलरेडी है, तो टोटल 6 सरफेस का एरिया जो हो जाएगा वो यहां पर 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस LH के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्यूबोइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब यहां पर हम क्यूबोइडल बॉक्स के लेंथ ऑफ डायगोनल को मेजर करने वाले हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है बच्चों, ये किसी क्यूबोइडल बॉक्स में जो लॉन्गेस्ट लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करती है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि क्यूबोइडल बॉक्स में लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड जो उस बॉक्स के अंदर इंसर्ट की जा सकती है उसकी लेंथ क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो भाई ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है कुछ और नहीं उस क्यूबोइड का डायगोनल होता है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले अगर हमें डायगोनल को कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे ये जो हमारे पास मेजरमेंट है, देख सकते हैं कि इसकी ब्रेड्थ बच्चों 3 है और इसकी लेंथ हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास इस बॉक्स की हमने 5 यूनिट ले रखी है। और अगर हम ध्यान से देखें ये जो हमारे पास बॉटम का सरफेस है जो हमारा फ्लोर है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। और रेक्टेंगुलर सरफेस है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल यहां पर फॉर्म कर रहा है ये एंगल बच्चों आपका 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो चलिए अगर मैं बोलूं कि ये 6 है ये 3 है तो डेफिनेटली ये लेंथ भी आपकी यहां पर 3 यूनिट की हो जाएगी। तो इस जगह पर यानी कि CBA ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो हम AC की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो AC होगा बच्चों वो √6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमको यहां पर AC की लेंथ यहां पर कैलकुलेट हुई है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों यहां पर फिर से आप एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं और जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो ये लेंथ हमारे पास इसकी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन इस ट्राइंगल में भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का फॉर्म करेगा और ये लेंथ हमने ऑलरेडी √6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया और ये हमारे पास इस क्यूबॉइड की हाइट है जो कि 5 यूनिट हमको बच्चों यहां पर गिवन है। तो अब हम यहां पर दोबारा से अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वी कैन सी ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वी कैन सी कि ये यहां पर आपके पास अंडर रूट के अंदर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि ये लेंथ इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और हम अगर पूरे को जनरलाइज करते हैं देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ जो डायगोनल आ रही है वो अंडर रूट के अंदर 6 स्क्वायर जो कि लेंथ का स्क्वायर है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे पास लेंथ का स्क्वायर है, ये हमारे पास ब्रेड्थ का स्क्वायर है और ये हमारे पास हाइट का स्क्वायर है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का। कि किसी भी क्यूबॉइड के अगर आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से यहां पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में और उसके लेंथ ऑफ डायगोनल के बारे में। चलिए बच्चों, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये भी आपके पास एज अ क्यूबॉइड ही है। बस डिफरेंस है कि क्यूबॉइड में जो सरफेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब के सरफेस आपके स्क्वायर शेप में होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं जब मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये भी एक बॉक्स फॉर्म कर लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है सबको पता है कि भाई क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो सकती है लेकिन जब हम बात क्यूब की करते हैं तो वहां पर लेंथ
ब्रेथ और हाइट तीनों आपकी इक्वल होती है। और इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लेट्स सपोज कि एक ऐसा क्यूबॉइड, ऐसा क्यूब जिसकी साइड लेंथ, एक साइड की लेंथ मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए यूनिट की गिवन है, ठीक है, हमने लेट्स सपोज इसकी साइड लेंथ को ए यूनिट के बराबर बोल दिया, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए और हाइट भी यहां पर ए है। तो बच्चों अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे या फिर अगर हम यहां पर बोले लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और हर वॉल का एरिया यहां पर ये भी ए स्क्वायर होगा, 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 ये भी ए स्क्वायर होगा और ये भी ए स्क्वायर, यानी कि अगर हम देखें तो टोटल 6 सरफेस होंगे और 6 सरफेस का एरिया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल्स के एरिया की बात करते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 ए स्क्वायर के बराबर। और यहां पर अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो आपके पास 6 ए स्क्वायर के बराबर होगा। जनरली बच्चों जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करता है तब हम लेटरल सरफेस एरिया को लिख सकते हैं। इन जनरल अगर वहां पर सरफेस एरिया लिखा है तो हमारा मतलब टोटल सरफेस एरिया से ही होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो मतलब वो हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ना कि लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो स्पेशली मेंशन करेगा कि भाई लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स को कैलकुलेट करो। इस चीज को बच्चों यहां पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कि भाई अगर हमें क्यूब की लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करनी है तो इसके लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट, क्योंकि हर साइड की लेंथ ए यूनिट है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए रूट 3, ये हमारे पास ए रूट 3 के बराबर होगा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बच्चों क्यूब और क्यूबॉइड पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है जिसमें लिखा है क्यूबॉइड हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, देन इट्स टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेंथ जो गिवन है वो हमको 12 सेंटीमीटर गिवन है, जो ब्रेड्थ गिवन है वो हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो हाइट गिवन है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एलबी प्लस बीएच और प्लस में एलएच के बराबर। यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू में ब्रेड्थ दैट इज 12 इंटू में 10, ब्रेड्थ इंटू में हाइट दैट इज 10 इंटू में 8 और प्लस लेंथ इंटू में हाइट दैट इज 12 इंटू में 8। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, दिस विल बिकम 2 टाइम्स 120 प्लस 80 एंड प्लस 96, so we will get 2 times 296 और 2 times 296 क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम 592, यानी कि 592 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, तो बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास लेंथ गिवन है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल यहां पर कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 है तो 3 का स्क्वायर, बी हमारे पास 4 है तो यहां पर हम 4 स्क्वायर कर देंगे और एच हमारे पास 12 है तो हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बिकम अंडर रूट 9 प्लस में 16 और प्लस में दिस इज 144। तो बच्चों 16 प्लस 9 25 और 25 प्लस 144 169, दिस विल बिकम अंडर रूट 169 और दिस इज इक्वल टू 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसमें लिखा है अ क्यूबॉइड शेप्ड कंटेनर हैव डायमेंशंस 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इट इज ओपन एट द टॉप, इसको टॉप से ओपन रखा गया बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल सीट रिक्वायर्ड टू मेक इट। तो हमें एरिया फाइंड करना है उस मेटल सीट का जिसको इस बॉक्स को बनाने में यूज किया गया। ध्यान से रखिएगा, ये जो कंटेनर है ये ऊपर से ओपन है, यानी कि यहां पर उसका कोई टॉप नहीं है, 4 वॉल्स है और बॉटम है। तो कितनी मेटल सीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमें जो कंटेनर है वो टॉप से ओपन है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो मेटल सीट है उसका एरिया कितना होगा, जितना इस पूरे कंटेनर को बनाने में इसका जो सरफेस एरिया है वही हमारे पास एरिया ऑफ मेटल सीट होगा। तो हम यहां पर एरिया ऑफ मेटल सीट को फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ मेटल सीट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो उस कंटेनर की 4 वॉल्स के एरिया को लिख देंगे, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है बच्चों, प्लस में बॉटम का एरिया यानी कि एरिया ऑफ बेस यहां पर हम लिख देंगे, एरिया ऑफ बेस लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों,
एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो जाएगा 2 इंटू में एच ब्रैकेट में आपके पास एल प्लस बी, और एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हमारे पास एल इंटू में आपके पास बी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देते हैं। तो एच हमारे पास यहां पर बच्चों, ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हमारे पास हाइट है। तो हाइट इज 30 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू में 30, लेंथ इज 50, ओके, और प्लस ब्रेड्थ इज 40, यहां पर 40 हो गया, प्लस लेंथ हमारे पास 50 है और ब्रेड्थ हमारे पास 40 है, यहां पर 50 इंटू 40। इसको बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 40 90, और 30 इंटू 2 60, तो दिस विल बिकम 60 इंटू में आपका 90, ओके, 60 इंटू में 90, और यहां से 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा प्लस में आपके पास 2000 के बराबर। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर देते हैं, 9 6 54, दिस विल बिकम 5400 प्लस में 2000, तो दिस विल इक्वल टू, हम ऐड कर देंगे, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 7400 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, सो 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ मेटल सीट आया। एरिया ऑफ मेटल सीट जो आया बच्चों, वो हमको कितना आया, 17400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए जी बच्चों। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सॉलिड, जो कि है हमारा सिलेंडर। इस शेप को तो आपने अपने आसपास में डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा, चाहे कोई कंटेनर के फॉर्म पर हो सकता है या बकेट के फॉर्म पर हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट हम अपने घरों में यूटेंसिल्स, या फिर आपका जो पेन स्टैंड है वो भी आपका सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है। ठीक है, तो अब इस सिलेंड्रिकल शेप के सॉलिड का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, अगर आप इस बॉक्स को देखो, अगर हम कंसीडर करके चलें कि ये ऊपर से भी क्लोज्ड है और नीचे से भी क्लोज्ड है, ठीक है, यहां से भी क्लोज्ड है और बच्चों ऊपर से भी इस तरह से क्लोज्ड है, ठीक है। अगर ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसके पास कौन कौन से सर्फेस इसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो बच्चों, ये ऊपर का जो आप सर्फेस देख पा रहे हैं, जो कि एक सर्कुलर सर्फेस है, ठीक है, और सिमिलरली इसकी कोई पर्टिकुलर रेडियस होगी, सेम रेडियस का, सेम साइज का दूसरा सर्कुलर सर्फेस बॉटम में है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर दो सर्कुलर सर्फेस है, एक जो टॉप से इसको कवर कर रहा है और दूसरा जो बॉटम से कवर कर रहा है। अब बच्चों इसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, अभी ये फोल्डेड फॉर्म पर है, इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो वी कैन सी ये इस तरीके से, हाँ जी, इसको आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसको आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से हमारा, हाँ जी, ओके, ये हमारा बॉटम वाला सरफेस हो गया, और ये हमारा एक रेक्टेंगुलर सरफेस निकल करके आता है। अगर हम उसकी आउटर जो बाउंड्री है, जो कर्व वाला पोर्शन है सिलेंडर का, उसको जब हम ओपन कर देते हैं, तो वो हमारा क्या निकल के आता है बच्चों, एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम इसको एक क्लोज फिगर के फॉर्म पर कंसीडर कर रहे हैं, और यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो आपके पास इसका सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, सर्कुलर सरफेस की बच्चों कोई पर्टिकुलर रेडियस होगी, है ना, सर्कुलर सरफेस की कोई पर्टिकुलर रेडियस होगी। अब आप मुझे बताइए कि इस जो टॉप है, इसका एरिया कितना होगा, इस टॉप के सरफेस का एरिया कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, ये जो एरिया ऑफ टॉप है बच्चों, ये हमारे पास, अगर इसकी रेडियस को आर में कंसीडर करो, तो ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल होगा, जो कि हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब सेम एरिया बॉटम से भी कवर कर रहा है, यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम हमारे पास वो भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं, इस सिलेंडर की कुछ पर्टिकुलर हाइट होगी, इस सिलेंडर की बच्चों कोई पर्टिकुलर हाइट होगी। जब मैंने इसको ओपन किया, तो ओपन करने से बच्चों ये इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पर ये ओपन हो जाता है, ठीक है बच्चों, इस टाइप के एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पर ये ऐसे ओपन हो जाता है। तो डेफिनेटली बच्चों, ये क्या है हमारे पास, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये एंगल 90 डिग्री होगा बच्चों। तो ये हमारे पास हाइट हो गई, जो यहां पर मेंशन है। और जब मैंने इसको ओपन किया, तो ये जो इसकी लेंथ आ रही है बच्चों, ये जो इसकी लेंथ आ रही है, क्या है एक्चुअल, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो हमारे इस सर्कुलर सरफेस का पेरीमीटर है, ठीक है, ये जो सर्कुलर सरफेस का पेरीमीटर है, और किसी भी सर्कल का पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, अगर उसकी रेडियस हमको गिवन हो, दैट इज 2 पाई आर, एग्जैक्टली। तो इसका पेरीमीटर बच्चों 2 पाई आर होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये जो लेंथ है, ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, 2 पाई आर। इसी को जब मैंने ओपन किया, तो ये हमारे पास बन गया है 2 पाई आर। अब आप मुझे बताइए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये जो पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा। तो भाई ये तो हमारे पास लेंथ हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास की ब्रेड्थ हो गई। तो ये जो एरिया होगा बच्चों, इस एरिया को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू में आपके पास एच। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पाई आर एच, ये वो वाला पोर्शन का एरिया है जो पहले कर्व था, जिसको हमने बाद में ओपन कर दिया है। एक बार फिर इसको आप देख सकते हैं, ये पहले जो कर्व था, इसको हमने ओपन करके एक रेक्टेंगुलर सरफेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो दिस इज 2 पाई आर एच। ओके, तो बच्चों, अगर मैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया TSA लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया। एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म पर CSA, और प्लस में दो टॉप और बॉटम का एरिया, यानी कि यहां पर पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, दिस इज CSA, दिस इज कर्व सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 पाई आर को कॉमन लेकर के, तो ये हो गया H प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और ये हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है विच इज 2 पाई आर एच।
एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर से एक बार मैं आपको इसको विजुलाइज करवा दूंगा। चलिए वापस से बच्चों एक बार आप फिर से इसको फाइनली देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको ओपन किया तो ये हमारे दोनों सर्कुलर डिस्क जो टॉप और बॉटम से इसको कवर कर रहे थे, ये सर्कुलर डिस्क हो गए, जिनके एरिया हमने यहां पर इसके एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखा, इसके एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखा, और ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है जो पहले कर्व था, तो ये हम इसको CSA बोल सकते हैं, विच इज 2 पाई आर एच। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने फॉर्मुलाइजेशन कर लिया सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। आपके एग्जाम में स्पेशली मेंशन करता है, अगर सरफेस एरिया बोला है, समझिएगा बच्चों, अगर सरफेस एरिया बोला है तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया से ही होता है। अगर मेंशन किया है कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें तो हम वहां पर 2 पाई आर एच अप्लाई करते हैं। दिस इज द कर्व, जो कि कर्व वाला पोर्शन है, उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि 2 पाई आर एच है और टॉप और बॉटम का एरिया पाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क का एरिया हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब इन पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, द टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। देयर आर 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। सेलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं सीधे सीधे यहां पर सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r इंटू में h प्लस r फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। ओके, नाउ हमको रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों अब बात करते हैं कि पाई को हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो पाई होता है बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कुछ जगहों पर 22/7 लेकर के सॉल्व करेंगे और कुछ जगहों पर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 लेकर के। तो एज पर द रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन में आपको क्या ज्यादा आसान पड़ेगा, 22/7 रखना या फिर 3.14 रखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर क्वेश्चन पेपर में साइड में मेंशन कर रखा होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए या फिर 22/7 लीजिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब मैंने यहां पर 2 रखा और पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, क्योंकि रेडियस मेरे पास 7 गिवन है। जब भी रेडियस अगर 7 गिवन हो या 7 का कोई मल्टीपल हो, उस केस में पाई की वैल्यू 22/7 रखना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको 7 रख दिया, हाइट हमारे पास यहां पर 10 हो गई और रेडियस हमारे पास 7 हो गई। तो अब इन सारी वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बिकम 44 और यहां से आपके पास हो जाएगा बच्चों 10 + 7 दैट इज 17। तो इसको मतलब अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 17 4 68। तो यहां पर कैरी आएगा आपके पास में 6, 17 4 68, 68 में आपने 6 ऐड किया तो 68 + 2 70 और 4 74। यहां पर हमारे पास 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, दैट इज 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें लिखा है द रेडियस ऑफ अ रोलर इज 0.7 मीटर। एक रोलर है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो 0.7 मीटर, ओके, एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो हमारे पास 1 मीटर है। अगर मैं इस तरह से बोलूं तो कुछ आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर का रोलर है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, यहां पर अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूं, ये आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सामने फॉर्म करेगा, ठीक है ना। इसको मैंने इस तरीके से रख दिया। हमको गिवन है रेडियस जो है बच्चों वो 0.7 मीटर, आर की वैल्यू 0.7 मीटर है, एंड इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है, लेंथ किसको बोलेंगे बच्चों, यानी कि ये जो हमारे पास यहां से अगर मैं इसको मेंशन करूं इधर पे, तो ये तो इसकी लेंथ यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहां पर इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो इसकी जो ये हमारे पास हाइट है, जिसको हम लेंथ बोल सकते हैं, तो हमको यहां पर 1 मीटर गिवन है, व्हिच इज 1 मीटर। ओके, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 500 रिवॉल्यूशन। तो बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये रोड रोलर जब मूव करेगा तो क्या होगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है वो एक रिवॉल्यूशन में उतने एरिया को कवर करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, जो रोलर का कर्व सरफेस एरिया है। एक रिवॉल्यूशन में एक बार अगर पूरा रोलर घूम गया तो उसने कितने एरिया को कवर किया, दैट इज उसका कर्व सरफेस एरिया, जो उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो बच्चों अगर हमें चाहिए कि 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, तो सबसे पहले हम यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर कैलकुलेट करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा टोटल कवर्ड एरिया इन 500 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 और यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो दिस विल बिकम 2 पाई की वैल्यू अगेन बच्चों में यहां पर 0.7 मीटर गिवन है, तो मैं यहां पर पाई आपका 22/7 ही लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि सिंपलीफाई कैलकुलेशन हो जाएगी यहां से। तो हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी हो गई बच्चों 2 पाई, रेडियस हमारे पास 0.7 हो गई, और इनटू में हाइट विच इज 1 मीटर, हाइट यहां पर बच्चों 1 मीटर है। ओके, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट उठाएंगे तो नीचे पर आपके पास 10 आ जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ये 0 से एक 0 ये कैंसिल कर देंगे, यहां पर आ जाएगा आपके पास 50। ओके, 2 × 22 दैट इज 44, ये हो गया आपके पास 44। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 + 2 22, तो 2200 मीटर स्क्वायर
इतने एरिया को कवर करेगा। 500 रिवॉल्यूशन में 2200 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कोन की। तो कोन, आपने आइसक्रीम जब खाई होगी तो जो सॉफ्टी कोन आती है वहां पर भी हम कोन को देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो बर्थडे में आप टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं, वो भी एक कोनिकल शेप की होती है। तो बहुत सारे फिगर्स हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सॉलिड फिगर्स, जो कि इस पर्टिकुलर शेप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं कि ये जो कोन है ये एक्चुअली क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं इसको स्लाइड करता हूं तो हम इस कोन के अंदर एक्चुअल में क्या है उसको विजुलाइज करते हैं। तो जैसे मैंने इसको स्लाइड किया तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक हमको बॉटम एक सर्कुलर बेस मिल रहा है। ठीक है बच्चों, एक सर्कुलर बेस मिल रहा है। ठीक है, अगर कोन हमारा कवर्ड है तो नीचे से जो बेस होगा वो एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो एरिया होगा दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर इस हाइट को हम एक्चुअल हाइट या ट्रू हाइट ऑफ कोन बोलते हैं। और ये जो स्लैंट है बच्चों, इसको हम कोन की स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप जरा ऑब्जर्व करिएगा कि एक्चुअल कोन को अगर आप विजुलाइज करो तो फॉर्मेशन हो कैसे रहा। जब मैं इसको स्पिन करता हूं तो हम देख सकते हैं कि हमने इसकी हाइट को क्या किया बच्चों, फिक्स रखा। और उसके बाद रेडियस के रिस्पेक्ट में जब मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, रिवॉल्व कर रहा हूं, तो व्हाट वी कैन सी कि ये इस तरीके से एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों, ये आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि ऐसे में घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, और एक एक्सेस को फिक्स रखा हुआ है विच इज हाइट, और रेडियस की टॉप एज, रेडियस के एंड को अगर हम मूव करते हैं तो हमको इस टाइप से एक कोनिकल शेप का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। बॉटम का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको यूज करना है और कोई भी आपको प्रूफ नहीं बताएगा, लेकिन मैं आज आपको प्रूफ बताऊंगा। उसका कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो क्लास 10th से रिलेटेबल है, बट अगर आपने आज सीख लिया तो आपको आगे पर बिल्कुल क्लियर रहेगा कि भाई कोन का कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली आया कहां से। तो आइए बच्चों उसको देखते हैं। आइए बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे फॉर्मुलाइजेशन होता है, उसका फॉर्मूला जनरेट कैसे हो, उस पर बात करेंगे। यहां पर बच्चों आप इस कोन को देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको चौक से तो प्रेस कर दिया, व्हाट वी कैन सी, ये इस तरीके से एक हमारे पास सेक्टर फॉर्म कर लेता है। यानी कि ये जो हमारे पास आप सेक्टर देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये वो सेक्टर है जो कि इसका कर्व वाला पोर्शन है। अगर आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाए तो हम इसके कर्व सरफेस एरिया को इजीली बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने इसको वापस ऊपर कर दिया। जब मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करता हूं तो वी कैन सी यहां पर जो इसका कर्व वाला पोर्शन है वो इस सेक्टर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है। यहां पर थीटा 240 डिग्री है। अभी मैं थीटा को 240 डिग्री लेकर के सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं इस थीटा को यहां पर कैंसिल कर रहा हूं कि ये थीटा हमारे पास नहीं है। हमने इन जनरल बोल दिया कि ये एंगल आपके पास थीटा है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर ये जो OA आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है बच्चों, स्लैंट हाइट है। किसकी स्लैंट हाइट है? इस कोण की स्लैंट हाइट है। तो OA की लेंथ हमारे पास बच्चों L हो जाएगी। तो ये OA हमारे पास स्लैंट हाइट है। अगर आप इस पोर्शन को देखो तो यहां पर ये OA क्या काम करेगा, ये इसकी रेडियस के तौर पे काम करेगा। यानी कि ये जो सर्कल है ना, इसके रेडियस के तौर पर हम L को लेने वाले हैं। ओके, अब बच्चों एक बात मुझे बताइएगा, ये जो येलो कलर की बाउंड्री देख पा रहे हैं, ये येलो कलर की बाउंड्री क्या है? ये येलो कलर की बाउंड्री हमारे इस कोण का बॉटम का पेरीमीटर है। यानी कि जो कोण का बॉटम है उसका पेरीमीटर कितना होगा? अगर हम कोण की रेडियस को, फॉर एग्जांपल जो कोण की बॉटम है उसकी रेडियस को स्मॉल r बोल देते हैं, r की रेडियस को अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रेडियस ऑफ कोण, जो कि हमारे पास r है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बॉटम का पेरीमीटर होगा, है ना, यानी कि सर्कमफ्रेंस जो होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, वो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस हमारे पास 2 पाई r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 पाई r के बराबर होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, ये हमारी येलो कलर की लेंथ हमारे पास क्या है बच्चों? ये येलो कलर की लेंथ हमारे पास में 2 पाई r है। दिस इज 2 पाई r। नाउ व्हाट वी कैन से कि भाई किसी भी सेक्टर की जो आर्क लेंथ है, इस आर्क की लेंथ को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क का। हो सकता है कि आपने 9th क्लास में या इसके पहले कभी फॉर्मूले को नहीं पढ़ा, तो अभी के लिए आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिएगा, आगे पर जरूर से आप इसको पढ़िए। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा अपॉन में 360 इंटू में आपके पास, क्योंकि आपके पास सर्कमफ्रेंस हो। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो रेडियस है हमारे पास, ये क्या है? L। तो इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई L। पूरी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं इसकी रेडियस को L बोल रहा हूं, इस पूरे सर्कल की रेडियस को L बोल रहा हूं, तो थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई L। ओके, नाउ ये लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क लेंथ को हमने 2 पाई r यहां से मेजर किया है, तो दिस इज 2 पाई r। ओके, और यहां से थीटा अपॉन 360 इंटू में आपके पास 2 पाई L। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई, इंटू में आपके पास यहां पर L आ जाएगा। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ रही है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू में L। क्लियर है? ओके, नाउ अब अगर मुझे
इस सेक्टर का एरिया बताना है, इस सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों क्या होता है, क्योंकि यही एरिया ही हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर यहां से देखूं तो वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई, रेडियस एल है तो एल स्क्वायर हो गया। यहां पर हम देख सकते हैं कि थीटा अपॉन 360, एक एल को मैंने बाहर रख लिया तो यहां पर एक एल इधर पे आ गया, और यहां पर पाई है और एक एल इसके साथ में है। थीटा अपॉन 360 इंटू एल ये हमारे पास बच्चों आर के बराबर है। तो यहां पर इसको पुट कर दूंगा तो हो जाएगा आर इंटू पाई इंटू एल, यानी कि जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया बच्चों, दिस इज पाई आर एल, और ये एरिया ऑफ सेक्टर है, और यही एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से हम इसको विजुलाइज करेंगे। ओके, तो बच्चों यहां से हमने क्या देखा, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये जो कर्व सरफेस एरिया है CSA क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर एल के बराबर। ओके, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। और अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछेगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास पाई आर एल प्लस में जो बॉटम है उस बॉटम का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। क्लियर है? एक फॉर्मूला और यहां पर नोट कर लीजिए। कई बार हमको क्या होता है बच्चों, हाइट गिवन होती है, रेडियस गिवन होती है, तो अगर हमें कभी स्लैंट हाइट फाइंड करना है, स्लैंट हाइट अगर हमें कभी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट किसका लेंगे बच्चों, बेस की रेडियस जो कि आर स्क्वायर हो गया और प्लस में हाइट विच इज हमारे पास एच स्क्वायर। तो इस हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हम स्लैंट हाइट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सब लोग नोट कर लीजिए। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है अ कोन हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, इट्स कर्व सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, फाइंड आउट करिए। देयर आर 4 ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोन की रेडियस यानी कि बेस की रेडियस की बात कर रहे हैं, तो आर हमारे पास, एक सेकंड, यहां पर आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया CFA होता है हमारे पास पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर, तो पाई अभी एज इट इज रखे रहने देते हैं। रेडियस आर हमारे पास 7 हो गई और एल हमारे पास 25 हो गया। हम ऑप्शंस में अगर देखें तो सब में पाई है, इसलिए हम पाई की वैल्यूज को पुट नहीं कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175, दिस विल बिकम 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है अ कोन हैज रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया। तो पहले आपको इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करना है और उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे जो कि होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास गिवन है 48, तो ये हो गया 48 स्क्वायर और आर स्क्वायर हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर। यहां से बच्चों 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का स्क्वायर होता है 196। यहां से हमारे पास दिस विल बिकम 2500 यानी कि 2500। तो यहां से बच्चों स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, स्लैंट हाइट हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट यहां पर आ जाएगी। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो CFA हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर। तो पाई एज इट लिखे रहने देते हैं। ठीक है, रेडियस हमारे पास 14 है, यहां पर 14 कर दिया और स्लैंट हाइट हमारे पास 50 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 14 5 70, तो 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा। आप चाहो तो यहां पर 22/7 पाई की वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहां पर अगर वैल्यू रख देंगे तो ये दिस विल बिकम 700 इंटू में 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 ये बन जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो हमारे सामने एक स्फीयर है और हमें इसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्फीयर, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल, फुटबॉल टाइप जो स्ट्रक्चर है ये क्या होते हैं, हमारे स्फीयर होते हैं। ओके, नाउ अब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे एक सर्कल की एक पर्टिकुलर रेडियस होती है, सिमिलरली बच्चों एक स्फीयर की भी एक रेडियस होती है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं, आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। और यहां से हम, अगर आप इस लाइन सेगमेंट को देख पा रहे हैं, यहां पर जो ग्रीन कलर से, ये एक्चुअली इस स्फीयर की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम बात करेंगे इस स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने 4 इक्वल रेडियस वाले, जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है, सेम रेडियस वाले अगर मैं 4 डिफरेंट सर्कल्स लूं और 4 डिफरेंट सर्कल्स को कुछ इस तरीके से स्फीयर्स के चारों तरफ अगर मैं उसको अरेंज कर दूं, तो क्या आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 इक्वल रेडियस वाले हमें 4 सर्कल्स लेना है, जो हमारे स्फीयर को इस तरीके से चारों साइड से उसको हम कवर कर दें। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से देख पा रहे हैं, ये जो चारों सर्कल्स हैं ये हमारे स्फीयर को पूरे तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारे स्फीयर को पूरे तरीके से ओवरलैप कर पा रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, ये हमारे स्फीयर को बच्चों पूरे तरीके से ओवरलैप कर पा रहे हैं। क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों,
यहां पर मैं फिर से ओपन करके दिखा दूंगा और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूं, तो दैट वी कैन सी ये हमारे स्फीयर को पूरे तरीके से इस तरह से कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 सर्कल, एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल्स का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियरली वी कैन सी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, जो हम इसको पूरे तरीके से ऐसे कवर कर पा रहे हैं। क्लियर है, तो नोट कर सकते हैं यहां पर हमारे पास सरफेस एरिया। बच्चों जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में हम कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों को सेम ही मान करके चलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा ही कर्व ही होता है। यहां पर सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का वो सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पर आर स्फीयर की रेडियस है। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर को। उसका फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, कई जगहों पर हम उसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए बच्चों मूव करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हेमीस्फीयर के लिए। तो जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्फीयर गिवन है। अगर मैं इस स्फीयर को बिल्कुल इसकी डायमेट्रिकल बेस से वहां से अगर इसको कट कर देता हूं, यानी कि बिल्कुल मिड से कट कर देता हूं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन आप हाफ हिस्सा देख पा रहे हो, ये हमारे पास इसका हेमीस्फीयर है और इसके कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जितना आप येलो वाला पोर्शन ये देख पा रहे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो वहां पर हम देख सकते हैं बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज हाफ ऑफ कंप्लीट स्फीयर। लेकिन जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहां पर हम इसके बेस जो कि एक सर्कुलर एरिया है उसको भी ऐड कर लेते हैं। इसलिए हमारे हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होगा बच्चों वो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि एक हेमीस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन एक स्फीयर के लिए उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, तीनों चीजें सेम ही है, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमको डायामीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें इसका सरफेस एरिया बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हमको डायामीटर ऑफ स्फीयर गिवन है, तो हम यहां से रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां से बच्चों 4 हो गया, पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दी, और यहां पर रेडियस अगर 7 है तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 7। तो ये 7 से 7 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस विल बिकम 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 88 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 7 जा 56, 56 प्लस 5 हमारे पास 61। तो दिस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी बच्चों, इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहां पर बात हेमीस्फीयर की कर रहा है और रेडियस हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देख सकते हैं कि हमको रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, TFA हो जाएगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 3 हो गया बच्चों। यहां से पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं। क्यों लेंगे अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 3.14, दिस इज 3.14, और रेडियस जो है हमारे पास बच्चों वो 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पर 100। ये हमारे पास तो लिख सकते हैं 3 इंटू में 3.14 इंटू में आपके पास 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम 3 इंटू में 314। ओके, नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, दिस इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमसे बोला गया द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। अब एक स्फेरिकल बैलून है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर पंप करते हैं, तो उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर के 14 सेंटीमीटर तक हो जाती है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन द टू केसेस। दोनों ही केस में, यानी कि जब पहले 7 थी तो सरफेस एरिया डिवाइड में जब रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी तो सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सरफेस एरिया जब रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर, स्मॉल आर हमने यहां पर 7 सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई इंटू में 7 का स्क्वायर। अगर मैं इसकी दूसरी रेडियस कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर ले लेता हूं बच्चों, तो इसका सरफेस एरिया उस कंडीशन में हमारे पास 4 पाई इंटू में क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां पर हमको दोनों चीजें निकल करके आ गई। अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो SA1 है और ये हमारे पास SA2 है, तो यहां पर SA1 अपॉन SA2 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो बच्चों 4 पाई से 4 पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दिया, ये 7/14 हो जाएगा, तो 7/14 होल स्क्वायर, 7 से 14 ये 1/2 आएगा बच्चों, दिस इज 1/2 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/4।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 1/4। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा दोनों स्फीयर का, यानी कि जब रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर थी, फिर जब बैलून की रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो गई, तो सरफेस एरिया हमारे पास यहां पर रेशियो 1/4 आ रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगर हमको किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम मतलब कि कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि भाई इस बॉक्स के अंदर मैं कितनी क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में किसी चीज को स्टोर कर सकता हूं। स्टोर मतलब कि भाई अगर मुझे इसके अंदर लिक्विड को फिल करना है तो कितना लिक्विड मैं इसके अंदर फिल कर सकता हूं, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे इसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंस होगी, इस बॉक्स के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट होगी, वो भी बच्चों इसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए बात करते हैं। किसी भी सॉलिड शेप का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास उसके एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के बराबर होता है, अगर थ्रू आउट उसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम हो। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों कि जो एरिया ऑफ बेस है ना, उसके बाद थ्रू आउट इसकी हाइट तक पूरी की पूरी विड्थ बिल्कुल सेम है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम लिखना है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखना है, तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले तो अगर हम इसकी लेंथ को यहां पर लिख देता हूं, अगर हम इसकी लेंथ को यहां पर L बोल दें, ठीक है, ब्रेड्थ को यहां पर P बोल दें, और हाइट को यहां पर बच्चों हम इसकी H बोल दें, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस दैट इज लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। यहां से हम वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम होगा हमारे पास एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में आपके पास हाइट, इनटू में आपके पास हाइट। तो जैसे ही मैं एरिया ऑफ बेस लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होगा तो L इंटू बी हो गया। अब इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल करके आएगा। क्लियर है बच्चों। तो अगर हमें किसी क्यूबॉइड का या किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस तरीके से हम यहां पर एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम बता पा रहे हैं, सिमिलरली बच्चों अगर हमारे पास एक क्यूब गिवन होता, जैसे कि हमें पता है कि क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि भाई क्यूब की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होती हैं, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो इसी तरह बच्चों अगर हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना है, और अगर हम उसकी एक साइड यानी कि एक डायमेंशन अगर ए यूनिट गिवन है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कि अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही अगर उसकी ए है, ऑब्वियसली क्यूब है तो सेम ही होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहां पर ए क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्यूबॉइड और क्यूब को अलग अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही है, बस क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है और क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो ये चीज बच्चों हमारे पास वॉल्यूम होता है। ध्यान रखिएगा वॉल्यूम जो है उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूबिक्स यूनिट होती है। जैसे कि अगर हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर हमको मीटर में गिवन है तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए जब भी हम किसी लिक्विड या कैपेसिटी को मेजर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार हम लीटर में आंसर करते हैं। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर यूज में आने वाली हैं उनको नोट कर लीजिए। दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ज्यादा आपको थ्रू आउट द चैप्टर यूज में आने वाला है। इसके अलावा बच्चों हम 1 लीटर को मीटर क्यूब के सेंस में 1/1000 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों 1 किलो लीटर जो होता है वो आपके पास 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट्स हैं, 1 2 एंड दिस 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये तीनों के तीनों यूनिट्स आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, और इनका हम थ्रू आउट द चैप्टर जहां पर भी हमसे कैपेसिटी पूछेगा तो कैपेसिटी हम लीटर में, वैसे तो हम मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में बता सकते हैं, लेकिन कई बार आंसर पूछ लेता है कि हमें कैपेसिटी लीटर में बताना है। तो याद रखिएगा बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बच्चों सिलेंडर की वॉल्यूम की। चलिए बच्चों तो ये हमारे सामने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके हमें वॉल्यूम को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देख सकते हैं ये जो सिलेंडर है इसका जो बॉटम होता है वो क्या होता है बच्चों, एक सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। जैसे एक सर्कल होता है उसी तरह इसका बेस है, ठीक है। इसी तरह इसका जो टॉप होता है वो भी बच्चों क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो लेट सपोज हमारे पास इसकी कोई रेडियस गिवन है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और हमें इसकी रेडियस गिवन है। तो ये रेडियस फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहां पर हम लिख दिया कि इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है बच्चों, r है, ओके। और हम यहां पर जो हाइट को देख पा रहे हैं, ये जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर हमको लेट सपोज स्मॉल h गिवन। जैसे कि मैंने बोला जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि थ्रू आउट अगर आप देखोगे बेस से लेकर के इस पर्टिकुलर हाइट तक कहीं पर भी जो विड्थ है वो चेंज नहीं हो रही है ना, रेडियस थ्रू आउट पूरी इस हाइट तक सेम ही है, कहीं चेंज नहीं हो रही है। तो बच्चों वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चलिए तो वॉल्यूम यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ये एक सर्कल है बच्चों, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज पाई आर स्क्वायर। और हाइट हमने यहां पर h यूनिट लिया है तो यहां पर पाई आर स्क्वायर h हमारे पास ये हो गया। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। क्लियर है। तो सिमिलरली ये भी हमारे, जैसे हमने अभी क्यूब के लिए बात किया, क्यूबॉइड के लिए बात किया,
कि भाई वॉल्यूम मतलब क्या हुआ कि भाई इस सिलेंडर की कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना हम क्वांटिटी में एयर इसमें स्टोर कर सकते हैं या इसमें कितनी एयर प्रेजेंट है। इन सब का आंसर, कोई भी क्वांटिटी का आंसर कि कितना क्वांटिटी इसके अंदर प्रेजेंट है जो हम इसको फिल कर सकते हैं, वो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट्स द वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड पूरी की पूरी एक्सरसाइज 11.3 है। तो आइए बच्चों उसको विजुलाइज करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में। यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 कोन हमको गिवन है और एक सिलेंडर गिवन है। कोन और एक सिलेंडर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इसको आइए बच्चों विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ये जो हमारे पास कोन गिवन है, इनकी जो रेडियस है, तीनों की रेडियस मैं यहां पर लिख देता हूं। इन तीनों की रेडियस हमारे पास आर यूनिट है। आर, ये भी रेडियस हमारे पास बच्चों आर यूनिट है और इस कोन की भी रेडियस हमारे पास आर यूनिट है। ठीक है, और ये जो हाइट ऑफ कोन है, ये जो एक्चुअल हाइट हम जिसको बोल सकते हैं, रियल हाइट ऑफ कोन बोल सकते हैं, ये हमारे पास एच है। तो दैट मींस तीनों कोन्स की जो हाइट है वो हमारे पास एच 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 यूनिट है। एट द सेम टाइम एक हमारे पास सिलेंडर है बच्चों जिसकी रेडियस भी वही है जो इन कोन की रेडियस है, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है ये भी हमारे पास आर यूनिटी गिवन है, और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो भी हमारे पास बच्चों सेम ही है। हाइट ऑफ सिलेंडर भी इक्वल टू हाइट ऑफ कोन है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 3 कोन है जिनकी रेडियस आर और रियल हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट है वो एच यूनिट है, और एक हमारे पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर यूनिट है और हाइट इसकी भी वही है जो इन कोन की हाइट है, यानी कि रेडियस और हाइट इन कोन और सिलेंडर की सेम है। तो आप इसको ध्यान से पहले तो नोट कर लीजिए कि इन तीनों की रेडियस सेम है, हाइट सेम है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब आप यहां पर ध्यान से इसको विजुलाइज करिएगा। जब बच्चों मैं इसको ड्रैग करता हूं, वी कैन सी ये जो कोन के अंदर, आप ऐसे कंसीडर करिए कि इन कोन के अंदर वाटर फिल है। क्या फिल है बच्चों? वाटर फिल है। और इन वाटर को मैं सिलेंडर में क्या करने वाला हूं बच्चों? फिल करने वाला हूं। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूं, वी कैन सी ये हमारे पूरे के पूरे सिलेंडर को फिल कर देता है, यानी कि 3 कोन किसको फिल कर पा रहे हैं? एक सिलेंडर को फिल कर पा रहे हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ 3 कोन जो है, इन 3 कोन्स का जो वॉल्यूम होगा, लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, जो कि हमें पता है कि इसकी रेडियस बच्चों क्या है हमारे पास आर, और हाइट हमारे पास क्या है? एच। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, नाउ यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि अभी हमने प्रीवियस में देखा, और वॉल्यूम ऑफ 3 कोन पाई आर स्क्वायर एच है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा? यहां से हम एक कोन का वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। ये एक कोन का वॉल्यूम हो गया। तो ये चीज बच्चों यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 कोन है जिनकी रेडियस आर, हाइट एच है। इन 3 कोन में जितना भी वाटर फिल है ये मिल करके एक उसी रेडियस और उसी हाइट के सिलेंडर को फिल कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इन 3 कोन का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हुआ, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसको नोट कर सकते हैं। अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 सेंटीमीटर. Find the volume of the solid so obtained. बच्चों यहां पर कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। कैसे भाई? सर ये रिवॉल्व्ड का मतलब क्या है? क्या रिवॉल्व करने वाले, किसको रिवॉल्व करने वाले, कैसे करने वाले? ध्यान से समझिए। हमारे पास बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। पहले मैं आपके सामने एक फिगर बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। सबको दिख रहा है भाई? बिल्कुल। यहां पर 5, 12 और 13 सेंटीमीटर इसकी साइड्स की लेंथ है। तो हम यहां पर रफली किसी को, जैसे सबसे लॉन्गेस्ट साइड को 13 बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और 5 हम इसको बोल देते हैं और 12 हम इसको बोल देते हैं। तो ये 5, 12 और 13 सेंटीमीटर की साइड है, और हमने इनको नेम कर दिया बच्चों एबीसी। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये यहां पर राइट एंगल है। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ गिवन है कि अगर मैं रिवॉल्व करता हूं अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसमें से 12 सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है? इसको। अब इसके अबाउट में रिवॉल्व करने का मतलब है कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपने क्या किया कि यहां से इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे आपने इसको रोटेट करने लगे। क्या करने लगे बच्चों? ऐसे रोटेट करने लगे। आपने इसकी इस साइड को पकड़ करके ऐसे रोटेट करने लगे। जब आप इस साइड को रोटेट करोगे तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस का सर्कल फॉर्म करेगा बेस, है ना। यानी कि अगर आप इसको विजुलाइज करें बच्चों, ठीक है, एक बार आप यहां पर बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये मैंने यहां से इसको रिवॉल्व किया ऊपर से साइड के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो सेम काम यहां पर भी हमारे साथ हो रहा है कि जब मैंने इसको इसके अबाउट में रिवॉल्व किया तो क्या हो रहा है बच्चों? एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कोन किस टाइप का होगा? आज बच्चों तो मतलब अब ऐसे समझिएगा कि कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरीके से ये नीचे सर्कुलर डिस्क हमको फॉर्म करेगी। क्लियर है बच्चों? जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा और एक सर्कुलर डिस्क नीचे पर फॉर्म करेगी, और ये कोन का शेप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो अब आप यहां पर देख के बता सकते हैं कि भाई इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। रेडियस आपको पता है कि ये रेडियस 5 सेंटीमीटर की है। हाइट हमको पता है कि ये हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर की है। तो फॉर्मूले में रखिए और आंसर बताइए। आइए बच्चों देखते हैं।
तो सबसे पहले वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है बच्चों वॉल्यूम का। नाउ हमने यहां पर 1/3 हो गया, अभी पाई की वैल्यू एज इट इज रखे हुए देते हैं, और रेडियस हमारे पास यहां पर 5 है बच्चों, ये हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर, और हाइट हमारे पास यहां पर कितनी है 12, ये हो गया 12। तो वी कैन राइट इट एज 1/3 इंटू में दिस विल बिकम पाई, और ये बन गया 25, और यहां से 3 से 12 को 4 टाइम्स में आप कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम 25 4 100, 100 टाइम्स पाई। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि दो वैल्यू हम यूज करते हैं, एक पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14, और दूसरा पाई की वैल्यू यूज करते हैं बच्चों 22/7, ये दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। यहां से क्योंकि दो जीरो है तो मैंने 3.14 वाली वैल्यू को यूज कर लिया यहां पर, तो वी विल गेट 314 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास बच्चों वॉल्यूम इसका कैलकुलेट होगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए, तो ये तो काफी इजी था। अब सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों कि अगर हम इसी ट्रायंगल को रिवॉल्व करते 12 सेंटीमीटर साइड के बजाय 5 सेंटीमीटर वाली साइड के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वो कुछ ऐसा होता, यानी कि इस कंडीशन में मान लो ये साइड 5 है, ये 12 है और ये 13 है, तो आपसे सेम क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बच्चों कि अगर मैं इसको रिवॉल्व करता हूं 5 सेंटीमीटर वाली साइड के रिस्पेक्ट में, तो कैसे कौन फॉर्म करेगा, तो यहां पर ऐसे, तो इस टाइप का कौन फॉर्म होता, और नीचे पर जो बॉटम है ये आपके पास एक सर्कुलर डिस्क के जैसा होता, ठीक है, ये आपके पास कैसा होता बच्चों, सर्कुलर डिस्क के जैसा, ये इस टाइप का कोन का फॉर्मेशन यहां पर होता। क्लियर है बच्चों? दिस इज 5, दिस इज 12 एंड दिस इज 13। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, सो नाउ अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसके वॉल्यूम में रेडियस क्या यूज करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में हम रेडियस यूज करेंगे 12 सेंटीमीटर, ओके, और यहां पर हाइट यूज करेंगे बच्चों 5 सेंटीमीटर, हाइट यूज करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, आंसर करिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, आइए बच्चों देखते हैं। तो सिंपल है, वॉल्यूम निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला पुट कर दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ओके, यहां पर 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज अभी रख देते हैं, आर यहां पर रेडियस हमारे पास बच्चों कितनी है 12 है, ओके, तो दिस इज 12 स्क्वायर, और हाइट हमारे पास यहां पर 5 है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटर होगा बट कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। दिस विल बिकम 12 इंटू में 12 इंटू में 5, दिस विल बिकम 3 4 जा 12, यहां से 5 4 जा 20 हो जाएगा, 22 जा 20 इंटू में 12 240 हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप पाई की वैल्यू यहां पर 3.14 भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पाई की वैल्यू 22/7 रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर पाई निकाला, ठीक है, ऑप्शन भी आपको पाई में ही दिया है, तो आप इसका आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका आंसर बनेगा। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 12 5 जा 60 और 6 4 जा, हाँ जी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ओके, नाउ अब यहां पर कंडीशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है कि अगर मैं इसी कोन को, सॉरी इसी राइट एंगल ट्रायंगल को इसके लॉन्गेस्ट साइड के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको रिवॉल्व करता हूं, लॉन्गेस्ट साइड के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करेंगे बच्चों, तो पहले तो कंडीशन समझते हैं, फिर मैं आपको ये विजुलाइज भी करवाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहां पर अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, आप ये समझ के चलिए, ये मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया है, और यू कैन सी कि ये साइड हमारे पास 12 है, ये साइड हमारे पास 5 है, और ये वाली साइड हमारे पास बच्चों 13 है, दिस साइड इज 13। नाउ आई एम रिवॉल्विंग इट अबाउट द साइड ऑफ 13 सेंटीमीटर, इस साइड के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको रिवॉल्व करूं, यानी कि इसको ऐसे अगर मैं रिवॉल्व करूं तो क्या होगा, बिल्कुल सही देख पा रहे बच्चों, ये कुछ इस टाइप से यहां पर हमको, और रिवॉल्व किया है तो यहां पर इस जगह पर जो बेस होगा बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये बेस कुछ ऐसा आएगा, मतलब ये एक 3 डायमेंशनल सॉलिड इमेजिन करिएगा, एक 3 डायमेंशनल सॉलिड, इस टाइप से आपको एक डबल कोन का फॉर्मेशन होगा। कैसा कोन दिख रहा है बच्चों, ये आपका एक डबल कोन का फॉर्मेशन है, ठीक है। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी करके भी देखा कि किस तरीके से देखने में कितना सुंदर लगता है, तो आइए उस क्लिप को भी एक बार देखते हैं, तो उससे आपको और बेटर आइडिया लगेगा। आइए बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के अबाउट में जब मैं इसको रिवॉल्व करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से डबल कोन का फॉर्मेशन दिखा रहा है बच्चों, ये पूरे तरीके से 360 डिग्री पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह बच्चों 360 डिग्री आपका रोटेट कर रहा है, तो ये डबल कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ओके, नाउ सेम चीज यहां पर हमने आपका फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, ओके। नाउ अब हमको इस डबल कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, इस डबल कोन का वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो ये डबल कोन फॉर्मेशन हुआ, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले तो उसको मैं हटा देता हूं, हाँ जी, लेट सपोज ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट आपके पास में डी है, और ये हमारे पास रेडियस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, ठीक है बच्चों, रेडियस का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर, मतलब ये रेडियस, ओके। सबसे पहले अगर मुझे
ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मुझे ये हाइट पता होनी जरूरी है, और ये हाइट फॉर एग्जांपल इस हाइट को मैंने AO को H1 बोल दिया, AO हमारे पास में H1 है, ठीक है, और OD को हमने यहां पर H2 बोल दिया, दिस इज आपका H2, तो यहां पर लिख दिया OD इज इक्वल टू H2। बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें रेडियस, ये रेडियस क्या होगा, यानी कि जो OB है और जो OC है ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है डेफिनेटली, लेकिन हम H1 प्लस H2 अगर टोटल देखें, अगर मैं यहां पर बच्चों H1 प्लस H2 इस हाइट को प्लस इस हाइट को, टोटल हाइट को देखूं तो ये टोटल हाइट तो हाइपोटेनस है बच्चों, तो ये लेंथ हमारे पास 13 है, तो H1 प्लस H2 हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी ये हमको स्लैंट हाइट यहाँ पर 12 है, अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो स्लैंट हाइट हमको ऊपर वाले कोन और नीचे वाले कोन को पता है, ये 12 है और ये 5 है, ठीक है, तो CSA फाइंड करने में दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर बच्चों हमें कैलकुलेट करना रेडियस, क्या कैलकुलेट करना, रेडियस, कि भाई रेडियस OB और OC हमारी क्या होगी। एक बार ध्यान से समझिए कि ये जो डबल कोन है ना, इस डबल कोन को अगर आप ऑब्जर्व करो, ऐसे समझना कि ये डबल कोन क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, है ना, हमारे पास तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे समझिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D, ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास जो है ये डेफिनेटली हमारे पास BO है, ठीक है, ये हमारे पास BO है और ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है बच्चों, ये क्या होगी, डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगी, ओके। नाउ ये डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका है कि ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 5 है, तो एरिया और ये हमारे पास 13 है, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2। अगर मैं बेस को 5 ले लेता हूं और हाइट को 12 ले लेता हूं, क्या हो गया बच्चों, बेस को 5 हाइट को 12, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है बच्चों, बेस इंटू हाइट, ये हो गया हमारे पास 2 6 जा 12 6 5 जा 30, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आ गया, 30 आ गया, ओके। नाउ इसी तरीके से ABD का एरिया निकालने का एक और तरीका भी हम यहां पर देख पाएंगे बच्चों, वो क्या है कि अगर मैं AD को बेस मान लूं, है ना, AD को बेस मान लूं, यानी कि अगर ये 13 इसको बेस मान लूं तो डेफिनेटली BO यहां पर इसकी हाइट होगी, यहां पर BO इसकी हाइट होगी। अब एरिया दोनों का तो सेम रहेगा क्योंकि है तो एक ही ट्रायंगल के, तो हम यहां से बच्चों इसको लिख सकते हैं दैट इज 30 इक्वल टू 1/2 इंटू में 13 इंटू में आपके पास BO, यहां से बच्चों हमको BO इक्वल टू आ जाएगा 60/13, 60/13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चों, 60/13 सेंटीमीटर, ये हमको BO निकल के आ जाएगा, BO इज इक्वल टू 60/13, ये हमारे पास BO, दिस इज BO, क्लियर है बच्चों। सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है डायरेक्ट BO को कैलकुलेट करने का, दोनों एरिया कैलकुलेट करके, यहां पर हमें सिंपली क्या कर देना है, दोनों एरिया को कैलकुलेट करके और इक्वल कर देंगे तो हमको BO निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो BO हमारे पास 60/13 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है, ओके। अब जब हमको BO पता चल गया, दैट इज यहां पर हम देख सकते हैं ये जो BO है ये हमारे पास 60/13 है, ओके, दिस इज द रेडियस, ये हमारे पास रेडियस है। तो अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है इस पूरे सॉलिड का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान समझिएगा, इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 पाई, रेडियस देखो बच्चों सेम है, स्क्वायर R स्क्वायर H1 प्लस में 1/3 पाई R स्क्वायर H2, रेडियस तो सेम थी, हाइट अलग अलग है, यहां पर ये हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस में H2, क्या बन जाएगा बच्चों, H1 प्लस H2 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। नाउ दिस विल बिकम 1/3 पाई, रेडियस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों 60/13, दिस इज 60/13 होल स्क्वायर, H1 प्लस H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, H1 प्लस H2 हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, दिस इज 13, तो वी कैन राइट इट एज 1/3 पाई, और ये हो गया 60 इंटू में 60, डिनोमिनेटर में 13 इंटू में 13 इंटू में 13, एक 13 को कैंसिल कर दिया, 3 से 60 को 20 टाइम्स में, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 6 2 12 1200, ठीक है बच्चों, पाई अपॉन में 13, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, 1200 पाई अपॉन 13 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14 रख करके भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर अभी मैंने आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें यही दिया है कि 1200 पाई अपॉन 13 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल पाए, जिसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को उसके हाइपोटेन्यूज के अबाउट में रिवॉल्व किया था, क्लियर है बच्चों, वी रिवॉल्व इट अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के अबाउट में रिवॉल्व करना ही सबसे क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स केस है, मतलब है तो बहुत इजी, लेकिन इसको करने में बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। बाकी ये जो अप्रोचेस देखिए ये तो बहुत इजी है, इसको तो कोई भी आसानी से कर लेगा, ठीक है, लेकिन ये वाले अप्रोच में गलती होने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, तो नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों स्फीयर के वॉल्यूम को कैसे विजुलाइज करते हैं, इसके फॉर्मूले को समझते हैं, हेमीस्फीयर को वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारे सामने एक स्फीयर गिवन है और यहां पर आप 4 कोन को देख पा रहे हैं, इन कोन की कुछ खास बात है,
क्या खास बात है कि भाई इन कोन्स की जो बच्चों रेडियस है, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इन कोन की जो रेडियस है वही इन कोन की एक्चुअल हाइट के भी बराबर है। यानी कि अगर इसकी रेडियस में आर बोल रहा हूं तो इसकी जो एक्चुअली हाइट ऑफ कोन जो है बच्चों, जो कि यहां से आपकी कुछ होगी, ये हाइट ऑफ कोन, ये दोनों यहां पर सेम है। इसी तरह यहां पर ये जो कोन है इसकी रेडियस और इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास सेम है, मतलब ये इक्वल है। रेडियस और हाइट इन कोन की बच्चों क्या है हमारे पास, इक्वल है। ओके, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, ये चार कोन है जिनकी रेडियस आपकी क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, और रेडियस और हाइट ऑफ कोन यहां पर सेम है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इन कोन में लेट सपोज कि कुछ वाटर फिल है, ठीक है, अब मैं इन कोन्स को इस स्फीयर के अंदर पर खाली करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसको विजुलाइज करेंगे। तो जैसे ही बच्चों मैंने इन कोन को इसमें खाली किया तो देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे कोन इस पूरे स्फीयर को कंप्लीटली फिल कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं बच्चों, इस पूरे स्फीयर को कंप्लीटली फिल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 कोन का जो वॉल्यूम है वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हुआ। ठीक है, तो अगर कोन की रेडियस स्मॉल आर, हाइट अगर स्मॉल आर है, तो एक कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, हम यहां पर देख सकते हैं। अगर हम एक कोन के वॉल्यूम की बात करें तो एक कोन का वॉल्यूम यहां पर हो जाएगा, दैट इज दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब हाइट ऑफ कोन और जो रेडियस है वो सेम है, यहां पर हाइट भी इसकी आर हो जाएगी, तो यहां पर हम सीधे सीधे 1/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं बच्चों, पाई आर क्यूब। हाइट और रेडियस यहां पर दोनों की सेम है, इसकी रेडियस और इसकी जो हाइट है वो दोनों सेम है। इसकी जो रेडियस है बच्चों और इसकी जो हाइट है वो दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है, तो 1/3 पाई आर क्यूब, ये भी हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर क्यूब, ये भी हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ये भी हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। इन 4 कोन का जो वॉल्यूम है वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नोट करिएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4 कोन्स का वॉल्यूम हो जाएगा यहां पर आपके पास 4, है ना, 4 कोन्स का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आ जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो कोन हम जिसकी बात कर रहे हैं उस कोन की हाइट और रेडियस दोनों हमारे पास क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर होगा तो हेमिस्फीयर की कैपेसिटी एक स्फीयर की कैपेसिटी का जस्ट हाफ होगी। यहां पर सीधे लिख सकते हैं बच्चों कि अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखना है तो हमको 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? तो इन दोनों को नोट कर लीजिए। अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये लिखा है, जिसमें लिखा है रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। अगर रेडियस 2r है तो वॉल्यूम कितना होगा? देयर आर 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम क्या होता है भैया स्फीयर का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस यहां पर 2r है, यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 टाइम्स r क्यूब। दिस विल बिकम 4/3 पाई 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 times r cube, this will become 8 for the 32/3 pi r cube, 32/3 pi r cube। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 32/3 pi r cube विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसमें लिखा है अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। इट इज रिकास्ट, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर लिखा है मेल्ट एंड रिकास्ट, जब भी आप कभी इस कॉन्सेप्ट को देखिए, जहां भी आपको मेल्ट एंड रिकास्ट ये शब्द यूज हो रहा है, ये टर्म यूज हो रहा है, तो एक सिंपल मतलब है कि आपने देखा है कि कभी हम किसी एक मटेरियल को, एक सॉलिड को मेल्ट करते हैं और फिर उससे जो मेल्ट करने पर उस मेटल का यूज करके हम किसी डिफरेंट सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट शेप का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेल्ट एंड रिकास्ट। तो जब भी हम एक सॉलिड को एक शेप से मेल्ट करके दूसरे शेप में रिकास्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली दोनों ही सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि जितना मटेरियल उस सॉलिड को बनाने में लगा वो कहां से आया है? प्रीवियस वाले सॉलिड को जब हमने मेल्ट किया। ठीक है, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहां पर एक शेप को हम मेल्ट करके रिकास्ट करेंगे दूसरे शेप में, तो उस केस में हम दोनों ही सॉलिड फिगर के वॉल्यूम को इक्वल मेजर करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर एक कोन है जिसका हमको बेस की रेडियस 2.1 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और कोन की हाइट 8.4 सेंटीमीटर है। यहां से बच्चों आपको बताना है कि भाई रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर बच्चों रेडियस और हाइट देख लेते हैं क्या है, 1/3 दैट इज पाई इंटू रेडियस हमारे पास 2.1, तो 2.1 स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट हमारे पास 8.4 है, दिस इज 8.4। अब इसको रिकास्ट किया गया बच्चों एक स्फीयर में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम यहां पर देखें
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू में पाई। अब मैंने इसके रेडियस को कैपिटल आर बोल दिया, इसके रेडियस को, स्फीयर के रेडियस को, ठीक है। यहां पर एक कोन है बच्चों, ठीक है, और कोन की जो बेस की रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसकी हाइट हमने एच ली है, और यहां पर एक स्फीयर है बच्चों, इस स्फीयर की रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया हुआ है, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इक्वल रख देंगे, तो यहां से हो जाएगा 1/3 टाइम्स पाई 2.1 क्यूब इंटू सॉरी 2.1 स्क्वायर इंटू में 8.4 इक्वल टू 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब। यहां से बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई को भी कैंसिल कर सकते हैं। नाउ ये हो गया 2.1 का स्क्वायर, 8.4 को हम 4 इंटू में 2.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, 4 इंटू में 2.1 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 टाइम्स आर क्यूब। यहां से 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, सो वी विल गेट, यहां पर बच्चों क्या देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास आर क्यूब इक्वल टू 2.1 होल क्यूब। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी, दिस इज 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे रेडियस पूछा था, तो बच्चों रेडियस ऑफ स्फीयर 2.1 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। यहां पर आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि हमने दो क्यूब को एक के ऊपर एक इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, क्लियरली? ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और ऐसा करने से ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है। हमें इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, मतलब कि हमें टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो बच्चों चलिए इसका मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करिए। आइए बच्चों देखते हैं। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, जब हमने दो क्यूब को, जिनके वॉल्यूम हमको क्या गिवन है बच्चों, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो ऊपर वाला क्यूब है इसका वॉल्यूम भी हमारे पास में 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये जो नीचे वाला क्यूब है इसका भी वॉल्यूम हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके बच्चों, अगर मैं यहां से क्यूब की एक साइड की लेंथ को आइडेंटिफाई करूं, तो लेट्स सपोज इसकी जो साइड लेंथ है बच्चों वो ए है, साइड ऑफ वन क्यूब अगर मैं यहां पर ए कंसीडर कर लूं, तो बच्चों अगर एक साइड ए है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही ए यूनिट होगा, ठीक है। यहां पर हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो ए क्यूब होगा, विच इज इक्वल टू 64। यहां से हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए हमारे पास बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज द साइड ऑफ अ क्यूब। ये क्यूब की एक साइड आ गई। हमें फाइंड करना है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब अगर आप इस क्यूबॉइड को ऑब्जर्व करोगे तो इसकी जो लेंथ है बच्चों ये हमारे पास क्या होगी, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो विड्थ है बच्चों ये हमारे पास क्या होगी, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर मैं इसके हाइट को ऑब्जर्व करूं तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने एक के ऊपर एक दो क्यूब को रखा है, तो ये टोटल हाइट जो हो जाएगी, अगर हम ध्यान से देखें, ये टोटल हाइट जो हो जाएगी बच्चों, ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, टोटल हाइट, ये जो क्यूबॉइड फॉर्म करेगा दोनों को ज्वाइन करने से ये क्यूबॉइड हो गया, इसकी टोटल हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिमिलरली आप चाहो तो लेंथ के करस्पॉन्ड में जोड़ सकते हो, ठीक है, तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर अब ये जो क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है इसकी लेंथ क्या है बच्चों, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ क्या है वो भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन क्योंकि हमने हाइट के करस्पॉन्ड में इसको ऐड किया है तो हम देख सकते हैं बच्चों इसकी जो हाइट हो गई वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गई। वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब सरफेस एरिया लिखा है तो इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर बच्चों जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो एक्चुअल में ये पूरा एक बॉक्स है ना, ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये तो दोनों क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, आपस में ज्वाइन हो गया। ये तो हमें दिखेगा भी नहीं, हमें तो एक्चुअल इस तरीके का बॉक्स पूरा दिख रहा होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई L 4 B 4 सेंटीमीटर H 8 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों यहां पर TSA इक्वल टू 2 इंटू में B प्लस BH और प्लस में आपके पास LH के बराबर। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देते हैं बच्चों, यहां पर 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 4 इंटू 4 16 हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट 8 4 जा 32 हो गया, और लेंथ इंटू हाइट यहां भी हमारे पास 32 हो गया। इसको ऐड कर देंगे, 32 + 32 इज इक्वल टू 64। 64 में 16 ऐड कर देंगे बच्चों, तो 64 + 6 हमारे पास 70 और प्लस 10 80। 80 इंटू 2 ये हमारे पास आ गया बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? ओके, अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कोन हमको गिवन है और एक इस तरीके से हेमीस्फीयर हमको गिवन है, ठीक है बच्चों। अब हमें इस कोन को ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस कोन को जिसकी रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट जो वर्टिकल हाइट ऑफ कोन है बच्चों वो हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है,
और ये जो हमारे पास हेमीस्फीयर है, अगर मैं इस हेमीस्फीयर को इसके ऊपर ज्वाइन कर दूं तो हम देख सकते हैं बच्चों, ये इस तरीके से कुछ टोटल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है ना बच्चों, देख पा रहे हैं? ठीक है, एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हेमीस्फीयर क्या है बच्चों, इस कोन के ऊपर पूरे तरीके से माउंटेड है। तो जितना एरिया ऑफ टॉप इस कोन का है वही बेस एरिया हमारे पास इस हेमीस्फीयर का है, तभी पूरे तरीके से उसके ऊपर माउंट हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बच्चों एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है कोन और एक हेमीस्फीयर का। ओके, नाउ अब हमसे पूछा है द कंपोजिट सॉलिड सोन कंसिस्ट ऑफ अ हेमीस्फीयर एंड अ कोन ऑफ रेडियस 6 यूनिट एंड वर्टिकल हाइट 8 यूनिट। यहां पर की रेडियस 6 यूनिट है और वर्टिकल हाइट 8 यूनिट है। तो हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमें इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों एक सिंपल सी बात समझते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो कि एक हेमीस्फीयर और एक कोन को कंबाइन करके बन रहा है, सोच रहे होंगे कि सर अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं इस कोन का टोटल सरफेस एरिया, यहां पर इसको मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, ओके। आप सोच रहे होंगे कि हम इस कोन का टीएसए कैलकुलेट कर लें और इस हेमीस्फीयर का टीएसए टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लें, दोनों को ऐड कर दें। तो क्या ऐड करने से हमें एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया मिलेगा? जी नहीं। अगर आप बच्चों यहां पर ठीक तरीके से ऑब्जर्व करोगे, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो जो हेमीस्फीयर का बेस है और ये जो कोन का आपका बेस है जो आप देख पा रहे हैं सर्कुलर बेस, ये एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। हमारे पास एक्चुअल में ये सॉलिड दिख रहा है, और जब भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो उस केस में हम उन सारे सरफेस का एरिया निकालते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको टच करूंगा तो एक्चुअली क्या करूंगा, इस पूरे को ऐसे टच करूंगा, ना कि इनके बेस को टच कर पाऊं, क्योंकि ये अभी कंबाइंड जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बच्चों अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है तो टीएसए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे, यानी कि सीएसए ऑफ कोन फाइंड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि सीएफए ऑफ हेमीस्फीयर। आई बात समझ में? ये कंफ्यूजन हमें दूर करना पड़ेगा कि भाई जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो उस वक्त पे टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि इस कोन का बेस भी लेंगे, इस स्फीयर का भी बेस लेंगे। जी नहीं, हम टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है इसका सरफेस एरिया बताओ। अब इसमें कौन कौन से सरफेस है जो हम छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनका एरिया हमें कैलकुलेट करना होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों पाई इंटू आर इंटू एल। ओके, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर रेडियस हमको 6 यूनिट गिवन है, तो आर की वैल्यू तो हमारे पास में 6 गिवन है, तो इसकी तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन हमें इस कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको आंसर करना है कि भाई स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होगी। अगर मैं इसकी स्लैंट हाइट को एल बोल दूं तो आपको बताना है इस कोन की स्लैंट हाइट क्या होगी। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट वन। बिल्कुल सही बच्चों, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ठीक है, हाँ जी, यहां पर हम देख सकते हैं कि L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पर रूट के अंदर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया, तो 10 यूनिट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि जो स्लैंट हाइट ऑफ कोन होगी वो हमारे पास में 10 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 यूनिट। क्लियर है? ओके, नाउ सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है तो हमें इन फॉर्मूलाज का यूज करना है। तो चलिए बच्चों, अब आपको आंसर करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, आपको जब कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए जो पाई की वैल्यू यूज करनी है, मैं यहां पर पाई की वैल्यू लिख देता हूं। पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14। इस वैल्यू का यूज करके आपको टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर सरफेस एरिया की बात करूंगा तो आइए देखते हैं। यहां पर बच्चों ये हो गया हमारे पास 1/2 4 पाई आर स्क्वायर, बेसिकली हाफ ऑफ स्फीयर। तो ये हमें यहां पर वैल्यूज को रख दिया 3.14 टू 6 इंटू 10, यहां पर वैल्यूज को रख दिया। ये हमारे पास 414.69 स्क्वायर यूनिट। तो अप्रोक्सीमेट आप सभी का आंसर 414.69 स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा। क्लियर है? यहां पर वैल्यूज को रख दो, चाहे तो आप उसको
2πr² लिखो या 4π² का हाफ, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है बच्चों। तो 414.69 स्क्वायर यूनिट हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करनी है, बेसिकली वैसे तो हम वॉल्यूम को अलग से भी स्टडी करेंगे, तो हमारी पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो सरफेस एरिया पर ही बेस्ड है। लेकिन अगर वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो बच्चों वॉल्यूम कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड है, दोनों सॉलिड के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। दोनों सॉलिड के वॉल्यूम को ऐड करने से जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो पहले तो यहां पर आप वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं, दैट इज 4/3πr³। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है, बाहर पे 1/2 लगा है, मतलब कि 2/3πr³ है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr² होता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपको वैल्यूज को पुट करना है और आंसर बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड क्या होगा। यहां पर बच्चों आप पाई की वैल्यू 3.14 या 142 भी चाहो तो ले सकते हो, 3.14 भी लोगे तो भी अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वही आपको सिलेक्ट करना है। चलिए बच्चों, ओके, तो चलिए बच्चों अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट वी कैन सी कि हमारे पास वॉल्यूम जो आएगा सारी वैल्यूज को रखने पर वो 753.6 क्यूबिक यूनिट आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 753.6 यूनिट। यहां पर वैल्यूज को रख करके हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर 753.6 यूनिट निकल करके आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। चलिए बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर का। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट ऑफ वेसल है ये 13 सेंटीमीटर है। यहां पर लिख देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक की टोटल हाइट हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना बच्चों? 14 सेंटीमीटर। दिस इज 14 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बच्चों हमें इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि एक हेमिस्फेरिकल बोल है, ठीक है, और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। अब ये पूरा का पूरा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से आप उसको देख विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास एक वेसल है और हमें इसका फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया। तो अंदर की साइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करिए। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो ये टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी बच्चों वो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो होगा ये भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर मैं सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट को कैलकुलेट करूं तो हम 13 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो यहां पर 6 सेंटीमीटर हमारे पास इस सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट हो जाएगी, जो कि 13 से 7 को माइनस करने पर आया है। अब हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? यहां पर इसका मतलब यह है कि जो भी रेडियस आपको गिवन है वो इनर रेडियस गिवन है, क्योंकि हमको कोई भी मोटाई या ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि भाई इसकी कुछ मोटाई है उसकी कुछ अलग मेजरमेंट है। तो हम रेडियस जो भी गिवन है उसी को मान के चलेंगे कि वो इनर रेडियस है, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा जब मैं इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया मेजर करूंगा और हेमिस्फेरिकल पोर्शन का भी कर्व सरफेस एरिया मेजर करूंगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों, और प्लस में TSA ऑफ हेमिस्फेयर, TSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर है? ओके, नाउ दोनों का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं बच्चों। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2πRh के बराबर, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा हमारे पास? CSA ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा आपके पास 2πr², ठीक है। यहां पर क्योंकि हमको ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो मैं यहां पर पाई की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या ले लेता हूं? 22/7, जो कि अगर आपने 3.14 लेकर के सॉल्व किया है तो भी अप्रोक्सीमेट आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले हमने वैल्यूज को रखा 2 पाई की वैल्यू, यहां पर अगर हम चाहें तो 2πr को कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 2πr और ब्रैकेट में आपके पास h प्लस में r हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में h प्लस में r। यहां पर वैल्यूज को रख देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और यहां पर रेडियस हमारे पास कितनी हो गई बच्चों? ये रेडियस हमारे पास 7 है। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट किसकी हाइट?
ये जो स्मॉल h है ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है, तो दिस इज 6 और ये हमारे पास रेडियस 7 है, तो 7 प्लस 6 ऑलरेडी हमारे पास 13 हो जाएगा। यहां से बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट, दिस इज 2 इंटू 22 इंटू आपके पास 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू में आपके पास 26, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों इसका इनर सरफेस एरिया निकल करके आएगा विच इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। तो जो हेमिस्फेयर की रेडियस है वही हमारे पास इस कोन की रेडियस है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो यहां पर भी बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ये टोटल हाइट हमको 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बच्चों में यहां पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमको गिवन है रेडियस जो है बच्चों वो 3.5 है, यानी कि ये रेडियस हमारे पास कितनी बच्चों, दिस इज 3.5। ओके, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 3.5 होगा। ओके, सो अगर मुझे 15.5 टोटल हाइट गिवन है तो सिर्फ कोनिकल पोर्शन की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे। यहां से 15 माइनस 3 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कोनिक की जो एक्चुअल हाइट है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर हमको गिवन है। हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिकली ये जो टॉय है इसको तो हमने ज्वाइन कर दिया, अब तो हमें ये पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये जो बेस का एरिया है ना तो वो कोन के में काउंट होगा ना ही वो स्फीयर के में काउंट होगा। तो हमें टीएसए फाइंड करने के लिए यहां भी सीएफए ऑफ कोन में ऐड करना पड़ेगा टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। क्या करना पड़ेगा बच्चों, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। सिंपल, यहां पर भी फॉर्मूला हो जाएगा सीएसए ऑफ कोन दैट इज पाई इंटू आर इंटू एल और सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगेन यहां पर हमें कोन की स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि एल हमने यहां पर कंसीडर किया हुआ है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले तो आप स्लैंट हाइट को मेजर करके बताइए कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या आएगा। तो बच्चों यहां पर हम जानते हैं कि जो एल होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहां पर हाइट ऑफ कोन हमको 12 गिवन है, तो हमने यहां पर 12 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और रेडियस हमारे पास 3.5 गिवन है, तो यहां पर हमने 3.5 का स्क्वायर कर दिया। ओके, यहां से 12 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 144 और इसमें 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 25। ओके, 3 4 12, दिस विल बिकम 12.25। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 6, 4 + 1 5, ये हो गया 1 156.25। ये क्या आ गया बच्चों, 156.25। अब अगर आप 156.25 का परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास, क्योंकि हमने दिस विल बी इक्वल टू 12.5, ये हमारे पास बच्चों 12.5 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना आएगा बच्चों, ये हमारे पास 12.5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 12 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास 156 आएगा। तो दिस इज 12.5। तो ये 156.25 का स्क्वायर रूट 12.5 आएगा। ओके बच्चों, क्लियर है ना। स्लैंट हाइट अगर हमारे पास आ गई है तो अब हम यहां पर फॉर्मूले में वैल्यूज को रख सकते हैं। तो अगेन यहां पर पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दिया, रेडियस 3.5 रख देते हैं यहां पर बच्चों, ठीक है। और इनटू में स्लैंट हाइट हमारे पास 12.5 है, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां भी 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास 3.5 है, तो ये भी हमारे पास 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है, अब आप इसको फटाफट से कैलकुलेट करिए। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी बच्चों, अगर मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करूं तो यहां से 7 से 3.5, तो ये 0.5 बनेगा। इसको हम 22 यहां से 5/10 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं और ये हमारे पास 12.5 हो गया, ठीक है। प्लस में इधर भी 2 इंटू में 22/7, 3.5 इंटू में 3.5 है, यहां से बन जाएगा 0.5 और इधर से भी इसको कैंसिल करेंगे, यहां से भी तो ये आ गया 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। और ये 35/10 बचा, तो इधर पे
2 से 22 को 11 टाइम्स में जाएगा, 11 इंटू 12.5 तो 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27 कैरी 2, 11 बन जाए 11 प्लस 2 13, ये हमारे पास 30, ये बन गया आपके पास 137.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 137.5, ये हमारे पास इसका CSA हो गया। इधर पे ये हमारे पास वैल्यू 22 बची है और ये तो कैंसिल हो गया था, तो यहां पर बचा है 35/10, ठीक है बच्चों, ये बचा हमारे पास 22, ये 35/10, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, तो 7 से मल्टीप्लाई तो 77, तो 137.5 प्लस में आपके पास 77, दोनों को ऐड कर देंगे यहां से, तो 7 + 7 14 कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 1 11 कैरी 1, 1 + 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास बच्चों आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने है उसमें लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। यहां पर आप फिगर में देख भी पा रहे हैं कि नीचे पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर को माउंट किया, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो हमें ये बताना है पहले तो कि भाई इस हेमिस्फीयर का वो मैक्सिमम डायामीटर कितना हो सकता है। आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसी सॉलिड के जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है इसके टॉप व्यू को यहां पर दिखाया है। ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारा टॉप व्यू है। अगर मैं सॉलिड को ऊपर से देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना, क्योंकि ये हमारा क्यूबिकल वाला टॉप हो गया और उसके ऊपर हेमिस्फीयर माउंटेड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका टॉप व्यू है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं बच्चों कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। आंसर करिए, बिल्कुल सही बच्चों। यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि भाई जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है का बेस पूरे के पूरे इसका जो डायमीटर है वो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड के बराबर है, यानी कि लेंथ ऑफ क्यूब के बराबर है, क्योंकि ये भी हमारे पास 7 है, ये भी हमारे पास 7 है, ये भी पूरा पूरा हमारे पास 7 है, तो ये सब 7 7 7 सेंटीमीटर का हमको गिवन है। तो हम क्या सकते हैं डायमीटर ऑफ जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो बच्चों हमें इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है, ठीक है, हमें इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। एक बार जरा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा, क्योंकि जो हम यहां पर देख पा रहे हैं उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि नीचे का बॉटम, ठीक है, 4 वॉल्स, ये तो पूरा का पूरा क्यूब की हम यहां पे काउंट कर रहे हैं, लेकिन जब टॉप की बात आएगी, जब हम टॉप को देखेंगे तो टॉप में इतना हिस्सा, ये हिस्सा वो है जो अभी विजिबल है ना, ये हिस्सा जो है जो किसी से कवर्ड नहीं है, इस हिस्से को भी हमें मेजर करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये हमारे पास हेमिस्फीयर माउंट है, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा उसको भी हमें मेजर करना पड़ेगा। तो बच्चों सॉल्व करिए और बताइए कि यहां पर सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड कितना होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब के पास पहले तो ये टोटल 5 सरफेस हम देख पा रहे हैं, है ना, 4 वॉल्स और एक बॉटम। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसकी साइड लेंथ हमारे पास a यूनिट है तो हम बोल सकते हैं 5 इंटू में a स्क्वायर। वैसे तो हमें ये 7 गिवन है ना, ये हमको 7 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन अगर मैं फॉर्मुलाइजेशन करूं तो लेट्स सपोज ये हमारे पास a यूनिट अगर हो तो हम कह सकते हैं कि 5 टाइम्स a स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, फ्रंट का ये सरफेस होगा, बैक का भी सरफेस होगा, ठीक है, तो टोटल 5 सरफेस, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके टॉप को देखोगे तो टॉप में हम ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं कि ये पूरा एरिया होगा हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो सर्कुलर वाला हिस्सा ये तो कवर्ड होगा, क्योंकि यही तो हेमिस्फीयर का बेस है और हेमिस्फीयर तो ऑब्वियसली इस चीज को कवर्ड कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन पाई आर स्क्वायर ये जो बेस वाला एरिया है ये डेफिनेटली इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, यहां पर माइनस में पाई आर स्क्वायर आपका और हमें करना पड़ेगा। ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहां पर साइड भी हमको 7 यूनिट गिवन है और रेडियस हमारे पास 7 यूनिट, यहां पर डायमीटर हमारे पास 7 यूनिट है, तो रेडियस हमारे पास 3.5 हो जाएगा। यहां पर वैल्यू को रख देते हैं, तो 6 इंटू में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमने 7/2 कर दिया, तो 7/2 इंटू में 7/2, यहां से 6 इंटू में 7 स्क्वायर हो गया 49 प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 11 टाइम्स में,
ये हो जाएगा आपके पास 77 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 294 हो गया। और 77/2 यहां से हो जाएगा आपके पास 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5 यहां पर ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 4 हो गया हमारे पास में 12, ठीक है। 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 332.5 क्या हो जाएगा बच्चों, 332.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया निकल के आएगा, दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लिखा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, यहां पर जो डायमीटर है एल, इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास डायमीटर एल है बच्चों ऑफ द हेमिस्फेयर, ये जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है बच्चों ये कितना एल है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि ये जो क्यूब है बच्चों इसकी एज के बराबर, ये भी एल हो गया, ये भी एल है, तो ये हमारे पास एज ऑफ क्यूब एल गिवन है। तो हमको डिटरमाइन करना है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ध्यान से समझिए, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया है और वो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपने किया है वो 7 सॉरी एल यूनिट डायमीटर का है, कितना एल, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास एल गिवन है, ठीक है। और वही सेम हमारे पास इस क्यूबिकल ब्लॉक की एजेस है। तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने अपने ही घर के कुछ चीजें यूज करी कि भाई कैसे आपको बेटर समझ में आ जाए। तो ये कुछ आप देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे पास एक वैसे तो है ये पत्थर का, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मैं थोड़ा सा कवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली वो थोड़ा सा एक्चुअल पूरी तरह क्यूबिकल है भी नहीं, लेकिन हाँ आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास। अब इसमें हमने यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक डिप्रेशन है, ठीक है बच्चों, ये अंदर की तरफ एक डिप्रेशन है। और अगर मैं इस तरफ से दिखाऊंगा तो यहां पर बिल्कुल आपको हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब मैं किसी सॉलिड में से किसी हिस्से को कट करके बाहर निकालता हूं तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम पूछता तो पूरे सॉलिड के वॉल्यूम में से मैं इस हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम को माइनस कर देता, सब्ट्रैक्ट कर देता, क्योंकि क्वांटिटी अमाउंट ऑफ मटेरियल घट गया, कम हो गया। लेकिन जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या हुआ, हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन किया उसकी वजह से एक अनदर सरफेस यहां पर ऐड हो गया। ये भी तो एक सरफेस है जिसको मैं टच कर पा रहा हूं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वो सारा हिस्सा जिसको मैं टच कर पाऊं, इसको टच कर पा रहा हूं, ये वाला हिस्सा जो डिप्रेशन है इसको भी मैं टच कर पा रहा हूं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये जो डिप्रेशन है ये कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को एक बार समझ लेते हैं। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है बच्चों और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया है। टॉप व्यू यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना, नीचे से पूरी तरह कवर्ड है, नीचे से पूरी तरीके से कवर्ड है। टॉप व्यू कुछ ऐसा है, यानी कि ये हिस्सा ऐसा है जिसको अभी हम टच कर पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों, ये वो हिस्सा है जिसको हम टच कर पा रहे होंगे। और बाकी अंदर की तरफ क्योंकि हम डिप्रेशन किया तो ये हिस्सा भी वो है जिसको हम टच कर पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, फॉर्मूला आपको गिवन है, मतलब यहां पर हमको एज जो गिवन है वो एल गिवन है, यानी कि डायमीटर एल है, इसकी एज एल है। तो बताइए सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आइए बच्चों देखते हैं। यहां पर सबसे पहले तो अगेन 5 सरफेस है ना, तो अगर मुझे सरफेस एरिया बताना है तो बॉटम का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया, टोटल 5 सरफेस तो हमारे पास इस क्यूबिकल ब्लॉक के हैं, जो कि होंगे 5 और साइड इसकी एल है तो 5 L स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 L स्क्वायर, ये हमारे पास सरफेस हो गया। अब अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप से देखने पर तो एक तो ये वाला सरफेस है जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये सरफेस, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ऊपर के एल स्क्वायर में से, ऊपर के एल स्क्वायर में से, ऑब्वियस सी बात है मैंने यहां पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया है तो क्या होगा, यहां पर ये सरफेस जो हम मीजर करेंगे हम इसके लिए इस सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहां पर माइनस में एक तो आपके पास पाई आर स्क्वायर होगा जो कि एक तरीके से हमारे पास ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ जो हेमिस्फेरिकल आपने डिप्रेशन किया है ये भी तो एक कर्व सरफेस है, ये भी तो एक कर्व सरफेस है। इस कर्व सरफेस को हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्लस में यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर,
अगर मैं इसको देखूं, रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारे पास L/2 होगी। ये हो जाएगा आपके पास 5L² प्लस L² तो बन गया 6 टाइम्स L², और यहां से 2πr² माइनस में πr² तो बनेगा सिर्फ πr²। ये हो गया 6L², और यहां से पाई इंटू में L/2 स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज 6L² प्लस में πL²/4। ये हमारे पास बच्चों इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट होकर के आएगा 6L² प्लस में πL²/4। यहां पर L/2 रेडियस लिया है हेमिस्फेयर की, ठीक है, यहां पर πL²/4 हमारे पास कैलकुलेट होकर के आएगा। दिस विल बी द आंसर। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए, 6L² प्लस में πL²/4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जिसमें लिखा है, ये इस तरीके से एक मेडिसिन है जो कि आप देख पा रहे हैं। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। तो बेसिकली कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास इस तरीके से कैप्सूल है, और इसके जो दोनों ही एंड पर इस तरीके से हेमिस्फेरिकल माउंट है। क्या बच्चों, ऐसा कुछ है कैप्सूल। ओके, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, ये जो पूरी कैप्सूल की लेंथ है बच्चों, ये पूरी लेंथ हमारे पास 14 मिलीमीटर है। क्या है बच्चों, 14 मिलीमीटर। दिस इज 14 मिलीमीटर। ओके, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। यहां पर ये जो डायमीटर है बच्चों, ये आपके पास 5 mm हमको गिवन है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो ऑब्वियसली हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो यहां पर सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। उसके बाद इधर टॉप पर इधर बॉटम में दो हेमिस्फीयर एक तरह से माउंट है, तो इसका CSA इसका CSA टोटल कितना हो गया 2πr²। इस वाले का कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr², इस वाले का भी कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr²। यहां पर दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम लिख सकते हैं 4πr² आपका, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वैल्यूज को रख दूं तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा 2πrh, ये हमारे पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, और प्लस में 4πr²। यहां से 2πr को कॉमन ले लेंगे तो h प्लस में 2r हमको निकल करके आएगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इस h की वैल्यू यहां पर क्या होगी। तो बेसिकली अगर 5 डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी हमारे पास 2.5 mm। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास कितना होगा 2.5, और ये भी हमारे पास कितना होगा बच्चों 2.5। तो अगर मैं 14 में से 2.5 इधर से 2.5 इधर से माइनस कर दूं, दैट इज 5 माइनस कर दूं, ये हमारे पास 9 मिलीमीटर आ जाए। कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर, 2.5 mm। ओके, और ये हमारे पास हाइट जो आ गई ये हमारे पास h है विच इज 9 mm। तो अब इन वैल्यूज को यहां पर रख करके कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 हो गया, हाइट हमारे पास में 9 हो गया, इंटू में 2πr है पहले, तो एक सेकेंड, दिस इज 2πr। तो r हमारे पास कितना है बच्चों, ये अगर हम देखें तो 5/2 एक तरीके से, दिस इज 5/2, और इंटू में h प्लस में 2r, h 9 हो गया, और प्लस में 2 टाइम्स r, तो 2.5 का 2 करेंगे तो हमारे पास 5 हो गया, ठीक है, h प्लस में 2r, दिस इज 5। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 22/7 इंटू में 5, 9 प्लस 5 आपके पास 14, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 22 इंटू में 10, तो ये आ गया आपके पास 220 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इस पूरी जो हमारे पास मेडिसिन है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोले तो हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, इसमें लिखा है अ टेंट, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. Okay, if the height and diameter of the cylindrical part की जो हाइट है और जो डायमीटर है, हाइट हमारे पास 2.1 मीटर है और जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। ये पूरा का पूरा डायमीटर हमारे पास में 4 मीटर हमको गिवन है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो रेडियस होगी वो हमारे पास 2 मीटर हो जाएगी। ओके, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। ये जो स्लांट हाइट है बच्चों, ये हमारे पास 2.8 मीटर हमको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितना एरिया ऑफ कैनवास यूज होगा वो हमें बताना है। फिर मेंशन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर।
अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है तो टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट क्या होगा कैनवास, वो हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ ये भी मेंशन है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट, यानी कि जो सर्कुलर बेस है, विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। तो बेस को हमें कैनवास से कवर्ड नहीं करना, हमें सिर्फ इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस को कवर करना है, कोनिक के पूरे पूरे जो कोन है उसके कर्व सरफेस को कवर करना है कैनवास से। वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें एरिया ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ कैनवास होगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच के बराबर, और ऊपर के कोनिकल पार्ट का अगर हम कर्व सरफेस देखें तो ये हमारे पास में हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर। अब यहां पर सारी वैल्यूज को रख दीजिए। रेडियस आपको पता है 2 मीटर है, हाइट आपको पता है 2.1 मीटर है, प्लांट हाइट आपके पास में 2.8 है, रेडियस अगेन 2 मीटर, यहां पर भी आपको 2 मीटर ही मिलने वाली है। इन सारी वैल्यूज को रख करके तो पहले तो आप यहां पर एरिया ऑफ कैनवास को कैलकुलेट करिए कि एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा। आइए बच्चों देखते हैं, तो यहां पर 2 पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दिया, या फिर हम चाहें तो यहां से पाई इंटू आर को कॉमन अगर ले लें, ठीक है, पाई इंटू आर को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास 2h प्लस में एल के बराबर। ठीक है, ओके, पाई हो गया 22/7। रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस हमारे पास में 2 है। अब 2h, h हमारे पास 2.1 है, तो 2h कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो दैट इज 4.2, तो ये हमारे पास 4.2 हो गया, और स्लैंट हाइट हमारे पास 2.8 है। ठीक है, ये हमारे पास 2.8 हो गया। यहां से देखेंगे दिस विल बिकम 22/7 इंटू में 2, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, दिस इज 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 44 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ कैनवास कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ अब हमें यहां पर फाइंड करना है कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना होगा, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 500 इंटू में 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जो 20 कैरी 2, 5 4 जो 20 प्लस 2 22, 2 जीरो यहां पर और है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी इतने रुपीज, कॉस्ट हमको रुपीज में आएगी, तो आ जाएगा 22,000 रुपीज हमारे पास कॉस्ट निकल करके आएगी। ठीक है बच्चों, 22,000 रुपीज हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैनवास इस टेंट की निकल के आएगी, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए। हाँ जी बच्चों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं कहां से आ गया, तो भाई इस सुपर शॉट का जो आगे का हिस्सा है वो आपको मिलने वाला है इंडिया लिनक्स के ऐप और वेबसाइट पर। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहो तो वेबसाइट पर जाकर के भी इस तरीके से आपके लैपटॉप में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप लॉग इन या रजिस्टर पे क्लिक करते हो। सबसे पहले स्टेप में गो टू डैशबोर्ड होता है, उस पर क्लिक करोगे तो लॉग इन एंड रजिस्टर आ जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पे मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपसे पूछेगा, ओटीपी शेयर करना है, और आपके पास इस तरीके से एक पेज यहां पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज वगैरह दिख रहे हैं। पहले ही बता देता हूं कि किसी भी तरीके का आपको फीस पे नहीं करना है। ये इंडिया लिनक्स ने आपके लिए क्लास 10th एग्जाम को माइंड में रखते हुए क्रैश कोर्स को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। तो यहां पर बोल्ड बूस्टर कोर्स ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इनरोल कर दिया है, तो यहां पर सीधे आप उस पर क्लिक करोगे, आपको वहां पर इनरोल करना पड़ेगा, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर फास्ट ट्रैक करके यहाँ पर फ्री का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली मैं इनरोल्ड हूं, तो यहाँ पर लिखा है आपसे इनरोल के लिए पूछेगा, तो आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही बच्चों यहां पर आपके सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं या भी जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री का ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो सुपर शॉट कल आया था, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं, यहां पर 4 वीडियोस पूरे के पूरे अवेलेबल है। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको मैथ्स का भी अब आप जाकर के देखोगे तो मैथ्स का भी आपको अवेलेबल वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप इसको प्ले कर सकते हो, ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि बीच बीच में आपसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी यहां पर आएंगे। तो इन क्लास बिटवीन बीच में जब आपका वीडियो चल रहा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सर पूछेंगे वो यहां पर इस तरीके से फ्लैश होगा। अब आप यहां से कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो भी है ऑप्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्लेम कलर ऑफ द मेटल्स, की मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं तो कौन सा फ्लेम कलर होता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपने ग्रीन फ्लेम पे टिक कर दिया, तो अगर ये ऑप्शन सही है या गलत है तो हम चेक करने जाएंगे, तो हमें दिख रहा है कि बिल्कुल सही, हमारा आंसर यहां पर करेक्ट है। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो वीडियो आगे पर ओपन हो जाएगी। ऐसा ही आपका बाकी सारे, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, सभी में आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिल जाएंगे।
इससे फायदा ये होगा कि भाई आपको लेक्चर्स के दौरान जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप उनके आंसर खुद से करोगे करेक्ट ऑप्शंस को ऑप्ट करके, तो आप एक्टिवली लर्न कर रहे होगे। वहां पर सिर्फ आप सुन नहीं रहे होगे, वहां पर आप सुनने के साथ साथ रिएक्ट कर रहे होगे और उसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इस तरीके से पूरे लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर आएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको आते रहेंगे, तो आपको उनको धीरे धीरे आंसर करते चलना है, वन बाय वन आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से गो थ्रू होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो भाई आप लोग जाइए इंडिया लर्निंग्स के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या लैपटॉप में अगर देखना है तो सीधे वेबसाइट पे जाकर के आप अपने नंबर से वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, फ्रीली लॉग इन कर सकते हो, कोर्स में बिल्कुल फ्रीली इनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बाकी की जो भी यहाँ पर क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी आगे का हिस्सा है ना, वो आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। तो आई होप ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नॉर्मली जो आप स्टडी कर रहे हो उससे कई गुना इंपैक्ट इसका ज्यादा है बच्चों, इसलिए ये इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया गया है। तो चलिए बच्चों आगे क्लासेस में मिलते हैं।